हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा आज की जो क्लास है। जैसा कि मैंने वादा आप लोगों से किया था, एसएससी सीजीएल मेंस 2023। कल आपको पता है एसएससी सीजीएल 2023 की जो प्री की आंसर की है वो आ चुकी है। तो अगर आप लोगों का स्कोर, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, या किसी भी कैटेगरी से हो, मैं मान के चलता हूँ अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है, जैसे आप लोगों ने कहीं ना कहीं आपने कट ऑफ्स भी आपने देखी ली होंगी, कुछ लोगों ने बता दी है पहले से पहले कि हाँ इतनी जा सकती है उतनी जा सकती है। आप लोग ज़्यादा इसके पीछे मत पड़ो। अगर आपको लगता है कि आपका एक डिसेंट स्कोर है, क्योंकि आपको पता है क्वालिफाइंग है, वैसे भी अगर आपको लगता है आपका एक डिसेंट स्कोर है कि हाँ आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे, तो चुपचाप से बिना किसी पछड़े में पड़े, बिना किसी बात की टेंशन लिए आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। और मेंस में 135 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, तो 135 नंबर में से 135 की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ पूरी की पूरी। और अगर मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ तो मेरा यकीन करो मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करके दिखाऊंगा। मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा भरोसा है कि मैं आप लोगों का ये स्कोर करवा सकता हूँ। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है। मैंने भी मेंस के अंदर स्कोर किया है अच्छा। सीजल 2020 जिससे मैं सिलेक्टेड हूँ, उसमें मेंस में मेरा स्कोर 200, क्योंकि उस समय 200 नंबर की इंग्लिश आती थी। अभी तो 135 की, उस समय 200 की आती थी। 200 क्वेश्चन होते थे और 200 ही मार्क्स होते थे। तो मेरे 200 में से 190 मार्क्स थे। तो अगर मेरे हो सकते हैं, मेरे प्री के अंदर 48 या 50 मार्क्स हो सकते हैं आउट ऑफ 50, तो मैं आपको भी स्कोर करवा सकता हूँ। 8 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, इतना एक्सपीरियंस है मुझे कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है ना, मुझ पर भरोसा करना है। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं कर पाओगे ना, तो मेरे लिए आपको पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। आपको मुझ पर पूरा ट्रस्ट करना है कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ। और आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, चीज़ों को नोट करना है। ठीक है, अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको एक लाइक करके जाना। ये सब मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स देख के ना मेरे को मोटिवेशन मिलता है आगे और बढ़ने का और अच्छा काम करने का, है ना। क्योंकि मेरे को पता लग जाता है कि जो इतनी भीड़ है आजकल एजुकेटर्स की, उसमें मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। इस चीज़ का मुझे भरोसा हो जाता है कि अगर मैं अपनी वीडियो पे लाइक्स या कमेंट्स देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैं हूँ, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। और मैं अगर ये इतनी बड़ी मुहिम अगर मैं चला रहा हूँ, अगर मैं फ्री एजुकेशन को लेकर अगर मैं इतने बढ़ चढ़ कर अगर मैं कर रहा हूँ कुछ, तो मुझे भी लगना चाहिए ना कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ भी। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ हमेशा कि आप लाइक और कमेंट करके मुझे बताया करो। नहीं पसंद आता है तो मत किया करो, पसंद आता है तो जरूर किया करो, फिर मत छोड़ा करो। ठीक है, अच्छा, इस क्लास को मेंस वाले तो देखेंगे ही, इसके अलावा और कौन देख सकते हैं इस क्लास को? जिनका भी सीजीएल 2024 का एग्जाम है, सीजीएल 2024 का, ठीक है, 2024 का, या फिर जिनका भी सीपीयू का एग्जाम होने वाला है, सीपीयू 2023 का प्री होने वाला है, या फिर जिनका भी अब सीएचएसएल होगा, या जिनका भी अब एमटीएस होगा, ठीक है, या फिर और भी कोई एसएससी का एग्जाम हो, वो सभी के सभी इस वीडियो को देख सकते हैं और देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर आपको बहुत कुछ ऐसा करवाने वाला हूं जो आपके काम का है और जो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। कॉपी पेन आपको लेके बैठना है, क्लास को मजाक की तरह नहीं देखना कि बस आप लेटे लेटे देख रहे हो पैर पे पैर चढ़ा के, या फिर ऐसे माथे पे हाथ रख के, ऐसे नहीं देखना है। आपको तरीके से देखना क्लास को, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे गया कि क्या है, मेंस का दंगल है भैया, हम लोग दंगल करने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश टारगेट है हमारा, टारगेट क्या है 135 में से 135। ठीक है, लड़ना है, इस बार लड़ना है, करना है, सिलेक्शन लेकर माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है। ये है क्लास 1। ठीक है, जो आप शुरू कर रहे हैं बाय रोशन सर, एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड। और ये मेरी प्यारी सी फोटो। ठीक है, चलो अब आज की क्लास में करने क्या वाले हैं, देखो आपको इस वाली स्लाइड में दिख रहा होगा। सबसे पहले हम करेंगे कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, एंड ब्लैंक्स, जो ब्लैंक वाले क्वेश्चन होते हैं। और ये सारे क्वेश्चन कहां से उठाए मैंने? आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 2023 प्री, बिल्कुल सही देखा आपने। यानी कि कल जो एसएससी सीजीएल की आंसर की आई है, ठीक है, उसमें जितने भी कॉमन एरर्स, इंप्रूवमेंट्स या ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, मैंने पूरे दिन बैठकर उनको निकाला, क्वेश्चंस को उनको टाइप किया खुद से मैंने सारी स्लाइड्स तैयार करी आज की क्लास के लिए। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे को आपको प्रैक्टिस करवानी है, तो क्यों ना लेटेस्ट एग्जाम से करवाया जाए, जो कि अभी हुआ है। अभी आपको पता है 27 तारीख को खत्म हुआ और कल उसकी आंसर की आई है। तो अभी हम वही कर रहे हैं कि टोटल 39 शिफ्ट्स हुए, आपको पता है सीजीएल के इस बार टोटल 39 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ है। तो पूरे 39 शिफ्ट्स में से मैंने सारे के सारे क्वेश्चन निकाल लिए, कॉमन एरर के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के और ब्लैंक्स के। और वही मैं आपको आज कराने वाला हूँ आज की क्लास में। और मैं साथ में आपको कुछ, मैं ऐसे ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ, ऐसे ऐसे चीजें बताने वाला हूँ जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, मैं विद गारंटी कह सकता हूँ कि डायरेक्ट वो चीजें एग्जाम में उठकर आने वाली है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, मेंस से 10 या 15 दिन पहले
आप इस रजिस्टर को एक बार रिवाइज करते हुए जाना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा सबसे पहले आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा है और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, खुद आंसर लिखो, किसी रफ पेज के ऊपर आप खुद आंसर लिख सकते हो। उसके बाद जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप ये देखना कि आपका ठीक है या गलत है, और फिर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ रूल्स बताऊंगा मैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, इस ब्लैंक में भरने के लिए एक अप्रोप्रिएट आपको ऑप्शन चुनना है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहां पर आपको एक ब्लैंक दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको इस ब्लैंक को फिल करना है। चलो देखो, शी इज डैश अ पीकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी। देखो आपको पता है सैटिन क्या होता है, एक कपड़ा होता है जिसको बोलते हैं मखमल या मलमल, जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो शी इज सो ब्यूटीफुल एज, या एज ब्यूटीफुल एज, या ब्यूटीफुल लाइक, या वेरी ब्यूटीफुल एज। तो मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगर आपने मुझसे एडजेक्टिव पढ़ा है तो एडजेक्टिव में एक रूल मैंने आपको पढ़ा रखा है, ध्यान से देखना, इसको आप लिखते रहना, ठीक है। एक रूल क्या होता है, देखो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री का एक एडजेक्टिव आता है और प्लस एज आता है, ये आपका आता है असर्टिव में, ठीक है, सॉरी अफर्मेटिव में। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होता है, ठीक है। और अगर मान लो सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव में आप क्या लगाते हो, सो के साथ में पॉजिटिव डिग्री और साथ में क्या लगाते हो, एज। ध्यान रखना, ध्यान से समझो, देखो पहले एज आता है, ये स्ट्रक्चर याद रखो, फिर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। अब आपको सर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या होता है, देखो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, जैसे मैं लिखता हूं टॉल, है ना, तो टॉल की 3 डिग्रीज होती है, एक होता है टॉल, एक होता है टॉलर और एक होता है टॉलेस्ट। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। देखो बेटर ये रहेगा कि जो मेरी ए टू जेड वाली क्लास है, मैंने उसके अंदर 40 से ऊपर क्लासेस दे रखी हैं, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है ए टू जेड के नाम से। तो आप लोग उसको भी जरूर देखो, आपका अगर मेंस का एग्जाम है तो आप उस पूरी प्लेलिस्ट को खत्म करके जाओ, आपको देखना कितना बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब आप आकर मुझे थैंक यू तो बोलोगे ही बोलोगे कि सर मजा आ गया। तो आप उस प्लेलिस्ट को खत्म कर दो, एक दिन में 2-2 वीडियो देखो, स्पीड बढ़ा बढ़ा के भी देख सकते हो, लेकिन देखना जरूर ए टू जेड बैच को। और वो भी कंटिन्यू अभी चल रहा है, अभी मैं लेटेस्ट उसमें वो पढ़ा रहा हूँ, नरेशन पढ़ा रहा हूँ, तो कल नरेशन उसमें मैं खत्म कर दूंगा, तो वो भी एक बार देख के जाना आप, 40+ वीडियोज हैं, जरूर देख के जाना, आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री होता है, टॉलर आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है और टॉलेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक। तो ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा दिख जाए एज और एज, या फिर सो और एज, और इनके बीच में अगर आपको एक एडजेक्टिव लगाना हो तो एडजेक्टिव क्या लगेगा, पॉजिटिव डिग्री का हमेशा। जैसे आप ये बोलोगे एज टॉल एज, आप ये नहीं बोल सकते एज टॉलर एज। अगर आप ये बोल दोगे एज टॉलर एज तो गलत हो जाएगा। अगर आप ये बोल दोगे एज टॉलेस्ट एज तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या आता है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसी सो और एज के बीच में भी क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, ये तो हमने भाई रट लिया इसको, चलो कि सो एज और एज जो है इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, ठीक है, मतलब समझाता हूं। जब भी आप ये स्ट्रक्चर यूज करते हो ना, तो इसका मतलब क्या होता है, उतना ही जितना, उतना ही जितना, यानी कि बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो, आप दो लोगों को ना एक तरीके से इक्वल बता रहे होते हो। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं, मैं अगर बोल रहा हूं कि राम इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, ठीक है, ये बोला मैंने, तो एज और एज आ गया और बीच में देखो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखना, एज और एज लगने का ये मतलब होता है, इसकी हिंदी क्या बनेगी, राम इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, कि मतलब राम उतने ही स्मार्ट है जितने कि उनके भाई हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, यानी कि इसमें आप दो लोगों को कंपेयर नहीं कर रहे, आप दो लोगों को इक्वल बता रहे हो। क्या बता रहे हो, दो लोगों को इक्वल। तो यहां से एक और बहुत बढ़िया रूल है जो एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेडली बहुत बार आ चुका है, कि कई बार आपको क्या करेंगे, ऐसे दे देंगे। देखो यहां पर एक एग्जाम्पल मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूं और आप मुझे बताना कि यहां पर गलती क्या है, ठीक है। देखो मैं अगर इसको ऐसे लिख देता, राम इज इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। अब आप मुझे बताओ इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या गड़बड़ दिखाई दे रही है। तो देखो गड़बड़ क्या है, आपको जब ये पता है कि भाई यहां पर एज और एज लग गया, तो एज और एज लगने का मतलब है कि भाई आप दोनों को इक्वल दिखा रहे हो, कि जितने स्मार्ट राम है उतने उनके भाई है, या फिर कह सकते हो जितने स्मार्ट उनके भाई है उतने ही स्मार्ट राम है। तो मतलब इसका काम ही है क्या करना, इक्वल बताना। तो जब ये अपने आप में इक्वल बता रहा है तो क्या अलग से आपको इक्वली लिखने की आवश्यकता है? तो आप कहोगे सर नहीं है। पता नहीं क्या हो जाता है। तो ध्यान रखना, एज और एज वाले केस में या फिर सो और एज वाले केस में, इन दोनों ही केसेस के अंदर आप ध्यान रखना इक्वली का यूज आपको नहीं करना, ठीक है। ये नेगेटिव में और ये अफर्मेटिव में, और इक्वली इनके साथ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। और बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। अब चलो, तो सबसे पहले यहां पर देखो
यहाँ पर सो और एज वाला भी दे रखा है, सो एज और बीच में पॉजिटिव डिग्री है, और यहाँ पर दे रखा है एज और बीच में क्या है, पॉजिटिव डिग्री। अब आपको पता है सेंटेंस क्या अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव अगर है तो ये तो आप नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, ये लगाओगे। अगर दोनों में से चूज करना है तो आप इसको चूज करोगे। वैसे कई बार ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी होता है कि ये भी अफर्मेटिव में आ जाता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर दोनों ही दिए जा रहे हैं तो आप इसको ओवर चूज करोगे इसके, ठीक है। तो एज ब्यूटीफुल एज, तो शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ पीकॉक, मतलब वो उतनी ही सुंदर है जितनी की एक पीकॉक, यानी कि जितना कि एक मोर होता है इन द ब्लू सेटिन साड़ी। कि मतलब आपने कभी मोर को देखा, मोर कितना मतलब बिल्कुल ब्लू सा दिख रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसने सैटिन की साड़ी पहन रखी हो। तो वो उतनी ही खूबसूरत है जितना कि एक मोर लगेगा, ऐसा लगता है सैटिन साड़ी में, ठीक है। मतलब जब वो सैटिन साड़ी पहनती है, ब्लू सैटिन साड़ी पहनती है, बेसिकली ये मतलब है कि जब वो ब्लू सैटिन साड़ी पहनती है तो वो इतनी खूबसूरत लगती है जितना कि एक मोर लगता है। तो उतनी ही लगती है जितना कि मोर, यानी कि दोनों को इक्वल बता रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, एज ब्यूटीफुल एज, ठीक है। आगे बढ़े, देखो सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ये देखो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, सारे के सारे आप देख लेना, अलग अलग टेलीग्राम्स पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, आंसर कीज आपको मिल जाएंगी, तो मैंने सारे वहीं से निकाले, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से ना ऐड किया ना मैंने हटाया, ठीक है। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, आपको यहाँ पर 4 सेंटेंस दे रखे हैं। ऐसे फॉर्मेट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, कि आपको यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा है जो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, मतलब जिसमें ग्रामर की कोई भी एरर नहीं है। तो उसके लिए देखते हैं एक बार सेंटेंस को। पहला सेंटेंस क्या दे रखा है, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली, ठीक है, ये तो मुझे ठीक लग रहा है। अगले को देख लेते हैं। अब पार्टिसिपेंट्स, देखो गड़बड़ यहीं पर है, आपको पढ़ते ही पता लग गया कि देखो ये क्या है, पार्टिसिपेंट्स क्या है, प्लूरल है, ऐसा लग रहा है ना इसमें पार्टिसिपेंट्स। तो अगर प्लूरल है तो इससे पहले ए तो नहीं आएगा भाई, ए का मतलब तो एक होता है ना, और ए हम लगाते हैं, ए या अ कह लो, ये हम लगाते हैं सिंगुलर नाउन के साथ में, ठीक है। तो ये तो वैसे भी गलत है। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन हैज, अब आप अच्छे से जानते हो कि जो हैज होता है हेल्पिंग वर्ब, ये हम लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। बेसिकली थर्ड पर्सन भी हो और सिंगुलर भी हो। थर्ड पर्सन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आप याद रख सकते हो। देखो आई, वी और यू को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर, ध्यान रखना, इन तीनों को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। तो अगर आपको लगे कि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और साथ में सिंगुलर भी है, तो वहां पर आप हैज लगाते हो। लेकिन यहां पर आपको पता है पार्टिसिपेंट्स तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ हैज नहीं आता, प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव आता है, ठीक है। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन हैव बीन वेटिंग, तो ये गलत है, आपको पता है। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन इज वेटिंग, आपको पता है देखो प्लूरल है तो इज आता है सिंगुलर के साथ में। ये बेसिक चीजें इतना आपको पता होगा अगर आप प्री निकाल कर आए हो तो यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास ए, ये बिल्कुल सही है। देखो द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग, प्लूरल है ना, क्योंकि ये भी प्लूरल है। वेटिंग फॉर देयर टर्न, अपने टर्न का वेट कर रहे हैं, अपनी बारी का वेट करें क्यूरियसली। क्यूरियसली का क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, इच्छा, तो क्यूरियोसिटी का मतलब इच्छुक होकर, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड, देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, मतलब अगर ये है तो इसकी जगह पर और क्या लगा सकते हो, मतलब ये भी अपने आप में सही है, ऐसा नहीं कह रहा कि गलत है। आपको ऐसा तो नहीं बोला ना कि इसको इंप्रूव करना है, आपको बोला सब्स्टिट्यूट, यानी कि ये भी ठीक है लेकिन इसकी जगह पर आप और क्या लगा सकते हो, द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखो परसुएट का मतलब क्या होता है, परसुएट का मतलब होता है मनाना। परसुएट का मतलब क्या होता है, मनाना। जैसे आप किसी को मनाते हो ना कि भाई प्लीज मेरे साथ चल ले, भाई प्लीज ऐसा मत कर, तो आप उसको क्या कर रहे हो, परसुएट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको परसुएट बेसिकली आपसे एक तरीके से ये कह सकते हो कि सिनोनियम पूछा आपसे, यही मतलब हुआ ना इसका, समझते हैं चलो। सप्रेस का मतलब क्या होता है, मीनिंग पता होनी चाहिए। सप्रेस का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग, टू स्टॉप समथिंग बाय यूजिंग फोर्स, यही होता है। मतलब फोर्स यूज करके, ताकत या बल का प्रयोग करके किसी को आप रोकते हो, बेसिकली क्या करते हो, लोगों का दमन करते हो। जो डिक्टेटर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो निरंकुश शासक होते हैं वो क्या करते हैं, वो जनता को रोकते हैं अपने फोर्स का यूज करके, जनता को मतलब आंदोलन करने से या फिर नारेबाजी करने से रोकते हैं ना, तो जनता को सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। हॉल्ट का मतलब क्या होता है, हॉल्ट का मतलब क्या होता है, स्टॉप, थोड़ी देर का जो स्टॉप होता है, ठीक है, टेम्पररी स्टॉप जो होता है कुछ पल का, उसको बोलते हैं हॉल्ट। हॉल्ट एक वर्ब भी एक नाउन भी है, ठीक है। आउटरेज, आउटरेज का मतलब क्या होता है, आउटरेज का मतलब होता है एंगर, ठीक है। एंगर का मतलब, और ये भी कैसा एंगर होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा एंगर, बहुत ज्यादा एंगर। तो ध्यान रखना आउटरेज का मतलब क्या होता है, एंगर, यानी कि बहुत ज्यादा एंगर कह सकते हो। और इम्प्रेस का मतलब क्या होता है, इम्प्रेस का मतलब क्या होता है बताओ। आप जब किसी को बोलते हो कि भाई काम ऐसा करना कि तुम्हारे जो कलीग्स है वो तुमसे इंप्रेस हो जाए, तो इम्प्रेस का मतलब तुमसे वो क्या हो जाए, तुमसे वो मतलब तुमसे खुश रहें,
है ना, या फिर तुम उन पर एक छाप छोड़ दो, अपनी छवि छोड़ दो। इम्प्रेस का मतलब प्रभावित कर दो उनको, ठीक है। तो परसुएड का मतलब क्या है, मनाना। आप देखो सीधा सीधा पता लग रहा है कि ना तो आउटरेज इसकी मीनिंग से मैच हो रहा है, क्योंकि आउटरेज का मतलब क्या होता है, एंगर। हॉल्ट का मतलब क्या होता है, स्टॉप। और सप्रेस का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप समथिंग बाय यूजिंग फोर्स। तो एक ही बचा इम्प्रेस। अगर मैं बोल रहा हूं शी हैड एन एबिलिटी, देखो इसकी जगह पर अगर मैं इसकी जगह पर इम्प्रेस भी रख देता हूं, तो देखो एक मीनिंग बन रही है ना इसकी। शी हैड एन एबिलिटी, उसके पास एक एबिलिटी थी टू इंप्रेस अदर्स, दूसरों को इंप्रेस करने की। तो देखो बिल्कुल अच्छा मैच कर रहा है ये। तो आपको यही बताना था कि इसकी जगह पर आप क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट, वही सेम क्वेश्चन, सब्सटीट्यूट आपको बताना है इंकलकेट का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंकलकेट। आप बताओ इंकलकेट का क्या मतलब होता है। देखो इंकलकेट का मतलब होता है टू मेक, एक सेकंड, टू मेक somebody learn or remember something। इनकलकेट अगर आप हिंदी में बोलोगे ना तो कैसे बोल सकते हो, मन में बैठाना, मन में बैठाना, मन में बैठाना। इनकलकेट का मतलब होता है मन में बैठाना, ठीक है। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के मन में बैठाना चाहिए कि जिम्मेदारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के मन में जिम्मेदारी बैठानी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, है ना। तो ये मतलब होता है टू मेक समबडी लर्न और रिमेंबर समथिंग, किसी को कुछ लर्न करवाना या रिमेंबर करवाना। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। इंकलकेट। अब बाकी की मीनिंग देखो। एंडेंजर का मतलब क्या होता है, खतरे में डालना, किसी को मुसीबत में या खतरे में डाल देने को क्या बोलते हैं, एंडेंजर। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप बाहर के किसी देश से कोई वस्तु मंगा रहे होते हो बिजनेस पर्पज से या अपने लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयात करना। क्या करना, आयात करना, ठीक है। इंस्पायर का मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। जैसे आप अपनी स्टोरी बता रहे हो किसी को कि मैं इतने इतने घंटे काम करके पढ़ाई करता था, तो आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले को इंस्पायर कर रहे हो, प्रभावित कर रहे हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर होता हूं, मतलब मैं आपसे बहुत प्रभावित होता हूं, बहुत प्रेरित होता हूं, ठीक है। आपको क्या करना है इसका, आपको सब्सटीट्यूट बताना है। तो इंकलकेट का मतलब क्या होता है, मन में बैठाना, मन में गढ़ देना। तो आपको पता है बाकी तीनों तो इसकी मीनिंग नहीं मैच हो रही है। इंस्टिल, इंस्टिल का क्या मतलब होता है, अच्छा इसकी मीनिंग आपने लिख ली होगी, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। देखो इंस्टिल का क्या मतलब होता है, अगर आपको इसकी मीनिंग पता होती तो आप कर देते, नॉट अ बिग डील। इंस्टिल का मतलब होता है टू मेक somebody think और फील समथिंग। टू मेक समबडी थिंक और फील समथिंग, इंस्टिल का मतलब भी वही होता है कि किसी के मन में कुछ आपने बैठा दिया। आप मतलब किसी को कुछ सोचने के लिए या फील करने के लिए कह रहे हो। आप किसी, मतलब होता है ना, एक तो होता है सोचना, मैं खुद सोच रहा हूं, एक होता है मैं बोल रहा हूं कि भाई सोच, भाई ऐसा कर। तो मैं उसको सोचने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, मैं उसको फील करवा रहा हूं, उसको मैं सोचवा रहा हूं। बेसिकली कहने का मतलब ये है, मतलब मैं उसके दिमाग में कुछ इंस्टिल कर रहा हूं। अगर मैं इंस्टिल कर रहा हूं तो इंस्टिल का मतलब मैं उस मुद्दे पर सोचने के लिए कह रहा हूं उसको, बेसिकली ये मतलब है इसका, ठीक है। जैसे बोलेंगे ना कि पेरेंट्स शुड ट्राई टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू देयर चिल्ड्रन, कि पेरेंट्स को अपने बच्चों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डालने की कोशिश करनी चाहिए। तो इंस्टिल का मतलब हो गया डालना दिमाग में या उनको फील करवाना। तो आपको पता दोनों की मीनिंग मैच कर रही है, इंकलकेट का मतलब यही होता है और इंस्टिल का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टिल हो जाएगा। तो इसके लिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, मैं हमेशा से आपको बोलता आया हूं कि आपको वोकैब के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़े। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनियम। होमोनियम का मतलब क्या होता है, होमोनियम का मतलब होता है दो ऐसे वर्ड्स जो साउंड तो सेम करते हैं लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग हो सकती है, ठीक है। साउंड क्या करते हैं सेम, लेकिन मीनिंग क्या होती है अलग। जैसे एक्सेप्ट, 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 लगभग सेम साउंड करते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है, लेकिन इनकी मीनिंग अलग है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, को छोड़कर। जैसे एवरीबडी वेंट देयर एक्सेप्ट रोहन, कि रोहन को छोड़कर बाकी सब गए वहां पे। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूं। तो देखो इनको बोलते हैं होमोनियम्स, ठीक है। ऐसी बहुत सारे होमोनियम्स होते हैं, आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको यहां पर फिल करना है एक होमोनियम, मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनियम। देखो सारे होमोनियम, सेंट्स, सेंट, सेंस, सेंस, देखो ये दोनों होमोनियम से आपस में और ये दोनों होमोनियम से आपस में। अब आपको यहां पर फिल करना है। देखो द हंटर डॉग्स, हंटर का मतलब शिकारी, द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनाज, कि जो शिकारी कुत्ते हैं उन्होंने हाइनास का पीछा किया। फॉलो का मतलब पीछा किया। हाइनास, देखो हाइना का क्या, देखो अपोस्ट्रोफेस का मतलब है का। तो हाइनास का क्या, हाइनास का सेंट। तो आपको देखो मीनिंग पता होनी चाहिए। सेंट्स क्या है, ये बेसिकली यूज करते हैं अ टर्म ऑफ मनी,
ये क्या होता है? अ टर्म ऑफ मनी होता है, अ टर्म ऑफ मनी। बोलते हैं ना 4 सेंट्स 5 सेंट्स, कैसे? तो बेसिकली इसको यूज करते हैं एक डॉलर के 100वें हिस्से के रूप में। सेंट आप बोलते हो एक डॉलर का जो 100वां हिस्सा होता है उसको बोलते हो आप सेंट। तो यहां पर हाइनास के सेंट, हाइनास के पैसे की थोड़ी बात हो रही है। सेंट, सेंट का मतलब आपको पता क्या होता है? सुगंध। सेंट का मतलब क्या होता है? सुगंध, या फिर कह सकते हो गंध। ठीक है, सुगंध या गंध। हर इंसान के बॉडी बॉडी की एक सेंट होती है, हर जानवर की बॉडी की एक सेंट होती है ना, एक सुगंध या गंध होती है। सेंस का मतलब क्या होता है? अच्छा आपको ये पता है इंसेंस का मतलब क्या होता है? इंसेंस स्टिक्स। इंसेंस स्टिक्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अगरबत्ती। अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक्स। तो अगर मैं बोल रहा हूं सेंस, तो सेंस का मतलब क्या होता है? अगरबत्ती जलाना, ठीक है, या धूप जलाना या खुशबू करना, ठीक है। और सेंस का मतलब आपको पता है सूझबूझ, समझदारी। सेंस का मतलब क्या होता है? सूझबूझ या समझदारी। बोलते हैं ना कि सेंस, थोड़ा सा तो सेंस रखो अपने अंदर, थोड़ी सूझबूझ रखो। तो आपको पता है हाइनास के किस चीज के पीछे वो कुत्ते उनका पीछा करेंगे? तो आपको पता है हाइनास के सेंट के, क्योंकि हाइनास, क्योंकि कुत्ते क्या करते हैं, क्या करते हैं? सेंट को सूंघते हैं ना। ऑलमोस्ट जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों के जो बॉडी की सेंट होती है उसको सूंघते हुए उनको फॉलो करते हैं वो। तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेंट आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब जो है वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अगला एरर बताना है इसमें, नीतू हैव बीन। ये तो देखते ही आपको पता लग गया होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। नीतू आपको पता है एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में हैव नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। तो एरर किस में है? इसी में तो है। इन द मॉर्निंग में नहीं है, सिंस 10 o'clock में नहीं है, वेटिंग फॉर मी में नहीं है, तीनों ठीक है। एरर किस में? आपका पार्ट ए में। तो ये आपका आंसर है। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट। देखो सब्सटीट्यूट करना है आपको, इसकी जगह पर क्या आएगा, ठीक है, इसकी जगह पर क्या लगाओगे आप? तो देखो, द बॉयज एंड द टीचर, द बॉयज एंड द टीचर, आपको पता है ये दो सब्जेक्ट हैं, मतलब दो सब्जेक्ट्स को एंड की मदद से जोड़ा गया है। और वैसे भी प्लूरल ही है। देखो द बॉयज भी अगर अकेला होता तो वो वैसे भी प्लूरल होता, लेकिन एंड की मदद से जोड़ा है तो वैसे भी प्लूरल बन गया। तो आपको पता है जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब के अंदर एस या ई एस जो है वो नहीं आता। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है ये, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऐड हम करते हैं एस ई एस, और प्लस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये एस ई एस वर्ब में आप तब ऐड करते हो जब आपका सब्जेक्ट, ध्यान से सुनो, ये जो एस ई एस होता है इसको आप वर्ब में तब ऐड करते हो जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है? जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। अगर आपको लगे कि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है तो वर्ब में एस ई एस लग जाता है। जैसे आपका सब्जेक्ट है ही और यहां पर मैं दे दूं गो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? गो में एस या ई एस में से कोई एक जुड़ना होगा, तो क्या जुड़ जाएगा? ई एस। अब ये ई एस क्यों जुड़ा ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ध्यान रखना अगर वर्ब के एंड में एस, एच, ओ, एक्स या समटाइम्स जेड अगर ये हो वर्ब के एंड में तो आप ई एस लगा देते हो। ये चीजें आप नोट कर सकते हो। वर्ब के लास्ट में एस, एच, ओ, एक्स या जेड होता है तो आप ई एस लगा देते हो। तो इसलिए मैंने देखो गो के साथ में क्या लगाया? ई एस लगाया, तो क्या बन गया? गोज, ठीक है। अगर मान लो सब्जेक्ट होता दे, तो आपको पता है दे जो है वो थर्ड पर्सन तो है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आई, वी और यू को छोड़कर सारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो दे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल होता है, तो यहां पर कुछ नहीं आएगा, सीधा होगा दे गो। तो आपको पता है यहां पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है ना, तो प्लूरल में वर्ब के साथ में एस ई एस नहीं आता, तो सीधा क्या आएगा? वांट टू विन। तो देखो वांट टू विन ये रहा, खत्म। ये तो गलत है, देखो वांट्स, और वैसे भी टू के बाद आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनिटिव कहते हैं, तो ये तो वैसे भी गलत है। वांट विन, वांट विन नहीं होता, दो वर्ब को आप ऐसे नहीं जोड़ सकते, उसके बीच में टू लगाना पड़ता, तो वांट टू विन होता है, जो कि यहां पर दे रखा ऑलरेडी। वांट टू वॉन नहीं होता, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आफ्टर नोइंग ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस, आपको इसमें एरर बताना है। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, सच जानने के बाद, तो ये तो फ्रेज होता है, सीधा ध्यान रखना, नोइंग द ट्रूथ। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ कि मतलब सच जानने के बाद। भाई यहां पर बेसिकली किसी पर्टिकुलर एक ट्रूथ की बात हो रही है। देखो द हम कब लगाते हैं? जब हम पर्टिकुलर किसी खास चीज की बात कर रहे होते हैं। देखो दुनिया में बहुत सारे ट्रूथ है, लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर ट्रूथ की बात करी जा रही है। सेंटेंस को पढ़कर समझ में आ रहा है कि आफ्टर नोइंग द ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन, कि सच जानने के बाद, वो सच जानने के बाद ही ज्यूरी ने राइट डिसीजन लिया। तो अगर यहां पर ज्यूरी के राइट डिसीजन लेने की बात हो रही है तो यहां पर ज्यूरी को जो सच पता लगा वो सच एक खास किस्म का होगा, वो अपने आप में यूनिक होगा। तो यूनिक चीजों के साथ में वैसे भी द लगाते हैं, जो अपने आप में स्पेसिफिक होता है, चीजों को स्पेसिफिक बनाने के लिए द लगाते हैं हम लोग। तो क्या लग जाएगा? आफ्टर नोइंग द ट्रुथ। तो एरर किस में है? आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, इसी में एरर, तीसरे में। शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज, देखो प्रेजेंट है, वर्ब में एस ई एस लग रहा है। अभी मैंने आपको बताया था क्यों लग रहा है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या लग रहा है? एस ई एस, और एस ई एस में से क्या लग रहा है? एस लग रहा है, क्योंकि वर्ब के लास्ट में एस, एच, ओ, एक्स या जेड नहीं है, डी है। तो शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज, वो हमेशा मुझे रिमाइंड कराती है, दैट की आई डैश टू। देखो अब एक एक करके चेक करते हैं, क्या हैड टू हो सकता है? तो आपको सर हो सकता है, क्योंकि देखो हैज टू और हैव टू ये दोनों प्रेजेंट में यूज करते हैं, इनका मतलब क्या होता है? पढ़ता है,
और हैड टू को हम पास्ट में यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, पढ़ता था। ये जो है ना दोनों क्या दिखाते हैं, कंपल्जन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, कंपल्जन, मतलब मजबूरी। जैसे मैं बोलूँ ना कि आई हैव टू गो, अगर मैं बोल रहा हूँ आई हैव टू गो मतलब मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ेगा। आई हैव टू गो मतलब कंपल्जन दिखा रहा हूँ कहीं ना कहीं कि जरूरी है मुझे जाना है। या शी हैज टू गो, या अगर मैं बोलूँ यार आई हैड टू गो, सॉरी आई हैड टू गो, कि सॉरी मुझे जाना पड़ा था, कुछ अर्जेंट था, सो सॉरी आई हैड टू गो, तो मुझे जाना पड़ा था। कंपल्जन को दिखा रहे हो यहाँ पर भी आप, ठीक है। और आपको पता है देखो, हैड के बाद टू आ सकता है, हैज के बाद भी टू आ सकता है, और हैव के बाद भी टू आ सकता है, लेकिन मस्ट के बाद टू नहीं आ सकता, क्योंकि मस्ट एक मॉडल है। और आप अच्छे से जानते हो कि मॉडल के डायरेक्ट बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि ये है बी। बी अपने आप में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ध्यान रखना मस्ट तो नहीं आ सकता। अब बात करते हैं हैज की। क्या हैज आ सकता है, तो आपको सर हैज भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आई है, तो आई के साथ आपको पता है क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, हैज नहीं लगाते, तो हैज नहीं आएगा। अब आपके पास बचा हैड और हैव। आई के साथ हैड भी आ सकता है, आई के साथ हैव भी आ सकता है, लेकिन आप अच्छे से जानते हो हैड आपका पास्ट है और हैव आपका प्रेजेंट है, और बात यहाँ पर प्रेजेंट की हो रही है, इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया था प्रेजेंट है सेंटेंस। तो प्रेजेंट के अंदर क्या आता है, हैव आता है, हैड नहीं आता। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि हैव। तो शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट, इसको मैंने मिटा क्यों दिया, पढ़ता है, ठीक है, और हैड टू पढ़ता था, ठीक है, कंपल्जन। इसका आंसर क्या आ गया, हैव आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला, इसमें आपको वही सब्स्टिट्यूट करना है। क्या आ सकता है, देखो, द फ्रॉग अडॉप्ट्स इटसेल्फ। अच्छा, कुछ वर्ड, तीन वर्ड्स होते हैं, जरा ध्यान से देखना, इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो, एक होता है अडेप्ट, एक होता है अडेप्ट, एक होता है अडॉप्ट। ध्यान से देखना, एडेप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, कुशल। कुशल का मतलब बोले तो स्किलफुल। स्किलफुल, जो किसी काम को करने में स्किलफुल है, उसको बोलते हैं एडेप्ट। फिर होता है अडेप्ट। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडेप्ट, तो पहले अडॉप्ट की मीनिंग बताओ मुझे। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। मैसेज कितने आएंगे यार, अपनाना या गोद लेना। जैसे बोलते हैं ना कि दे हैव अडॉप्टेड अ बेबी, दे हैव अडॉप्टेड अ बेबी, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया है। अपनाने की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलेंगे, दे मस्ट अडॉप्ट दिस अप्रोच। ध्यान से समझना, दे मस्ट अडॉप्ट दिस अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें इस अप्रोच को अपनाना चाहिए। तो इस अडॉप्ट का मतलब क्या है, अपनाना। तो अपनाना मतलब, अडॉप्ट का मतलब अपनाना भी है, और अडॉप्ट का मतलब गोद लेना भी है। अब बात करते हैं अडेप्ट की। देखो, अडेप्ट का क्या मतलब होता है अडेप्ट का मतलब होता है टू बिकम फेमिलियर विद द न्यू सिचुएशन, विद द न्यू सिचुएशन एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। समझाता हूं क्या मतलब है। देखो, टू बिकम फेमिलियर विद द न्यू सिचुएशन, कि किसी भी नई सिचुएशन के साथ फेमिलियर हो जाना, मतलब परिचित हो जाना, एंड बिहेव अकॉर्डिंगली, और उसी के हिसाब से बिहेव करना। जैसे आप सपोज करो कि मुंबई जा रहे हो, ठीक है, काम के सिलसिले से आप दिल्ली में रहते हो, आप मुंबई जा रहे हो, तो पेरेंट्स कई बार कहते हैं कि बेटा अपने आप को वहां के हिसाब से ढाल लेना, वहां के हिसाब से बिहेव करना। तो ढाल लेना बेसिकली, अडेप्ट की अगर आप हिंदी बोलोगे तो हिंदी क्या हो जाएगी, ढाल लेना। जब आप अपने आप को क्या कर लेते हो, नई परिस्थिति में ढाल लेते हो, वहीं के हिसाब से बिहेव करने लग जाते हो, उसको बोलते हैं अडेप्ट। एक और मीनिंग होती है अडेप्ट की, मतलब किसी चीज को ऐसा बना देना, किसी आप ऐसे लिख सकते हो, टू चेंज समथिंग, टू चेंज समथिंग सो दैट, यहां पर लिख रहा हूं, टू चेंज समथिंग सो दैट यू कैन यूज इट इन अ डिफरेंट सिचुएशन। ये दोनों मीनिंग होती है, आगे से आप इसको भूलना मत, याद रखना, ठीक है। अडेप्ट का एक मतलब तो ये होता है जो मैंने यहां पर लिखा, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। ये टू बिकम फेमिलियर विद द सिचुएशन एंड बिहेव अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से बिहेव करना। और दूसरा क्या होता है, टू चेंज समथिंग, किसी चीज को बदल देना, सो दैट, ताकि, यू कैन यूज इट, ताकि आप उसको यूज कर सको इन अ डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार आपने देखा होगा ड्रम्स होते हैं, जो बैरल्स होते हैं, बैरल्स ड्रम्स जो होते हैं नीले वाले,
तो कई बार आपने वीडियोस में देखा होगा, लोग क्या करते हैं, कलाकारी करते हैं, ड्रम्स को काट कर उसके ऊपर लकड़ी लगा देते हैं और फिर उसको बैठने के लिए सोफा जैसा कुछ बना देते हैं, कुर्सी जैसा कुछ बना देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस ड्रम को अडेप्ट किया। अडेप्ट करने का मतलब उन्होंने उसको चेंज कर दिया ताकि वो उस ड्रम को किसी और तरीके से यूज कर सके या फिर किसी और सिचुएशन में यूज कर सके। पहले वो ड्रम था, पानी के काम आता था, पानी स्टोर करने के, लेकिन अब वो बैठने के काम आ रहा है। तो उन्होंने उसको चेंज किया सो दैट दे कैन यूज इट इन अ डिफरेंट सिचुएशन, ताकि वो उसको डिफरेंट सिचुएशन में यूज कर सकें। तो अडेप्ट का मतलब होता है, ध्यान रखना। और जब भी आपको लगे कि भाई अडेप्ट का मतलब ये है, ये वाला जो मैंने यहां पर लिखा है कि अपने अपने आप को नई परिस्थिति में ढाल लेना और वहां के हिसाब से बिहेव करना, तो इस वाली कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना अडेप्ट के बाद में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। आप लिखते रहना, मेरे पास जगह कम है लिखने की, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं क्या करूं, ठीक है, पैसा नहीं है मेरे पास, बहुत महंगा आता है वो, इसी पर एडजस्ट करो। देखो ध्यान रखना, जब भी अडेप्ट की मीनिंग ये वाली जाए, ये वाली क्या जाए कि भाई अपने आप को नई परिस्थिति में ढाल लेना ताकि उसके हिसाब से बिहेव करो, तो उसके बाद हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। अब आपको सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंपली आपको बता रहा हूं, ऐसे प्रोनाउन जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, वन सेल्फ, हमेशा आएगा अडेप्ट के बाद अगर ये वाली मीनिंग निकल रही हो। अगर अडेप्ट के बाद अडेप्ट की मीनिंग ये वाली निकले, ये वाली जो मैंने लिखी है, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर अडेप्ट का मतलब ये वाला निकल रहा है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। आई होप इतना आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो रोक कर स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब बताओ जरा, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप वीडियो में बैक जाकर भी नोट कर सकते हो इसको, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या मुझे कहीं से भी अरेंज करके, कुछ भी करके, जुगाड़ पानी लगा के, क्या मुझे डिजिटल बोर्ड अरेंज करना चाहिए या फिर मुझे इसी पे पढ़ाते पढ़ाते सब्र करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि एक दिन आ जाएगा? बताओ मुझे कमेंट करके क्या करना चाहिए। देखो, द फ्रॉग अडॉप्ट्स इटसेल्फ, आपको पता है अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? गोद लेना, अभी बताया था मैंने, अडॉप्ट का मतलब गोद लेना, अपनाना। यहाँ पर क्या कह रहा है? द फ्रॉग अडॉप्ट्स इटसेल्फ टू लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। देखो आपको पता है यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जो फ्रॉग है ना, अपने आप को ढाल लेता है, ऐसे ढाल लेता है कि वो पानी में भी रह सके और वो जमीन पर भी रह सके। और ऐसे जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। आपके एग्जाम में आ सकता है कि ऐसे जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। तो यहां पर आपको नहीं लग रहा कि फ्रॉग को ये बात हो रही है कि भाई फ्रॉग अपने आप को ढाल सकता है? तो अभी मैंने आपको बताया, नई परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना और उसके हिसाब से बिहेव करने को क्या बोलते हैं? अडेप्ट कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं? अडेप्ट। और मैंने ये भी बताया कि जब अडेप्ट की मीनिंग ये निकले, ढाल लेना, तो वहां पर उसके बाद हमेशा क्या लगाते हैं? रिफ्लेक्सिव लगाते हैं। तो इन्होंने रिफ्लेक्सिव लगाया तो सही, क्योंकि फ्रॉग तो इट है ना, फ्रॉग क्या है? इट है, तो इट का रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ होता है। लेकिन गलती क्या कर बैठे इन्होंने? अडेप्ट को अडॉप्ट कर दिया। तो आप ढूंढ लो अडेप्ट कहां पर है, देखो ये दिख रहा मुझे, फ्रॉग अडेप्ट इटसेल्फ, आंसर आ गया, खत्म। देखो अडेप्ट का मतलब, अडेप्ट का मतलब क्या होता है? कुशल। मैंने भी बताया था आपको, स्किलफुल एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? बदलना। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज करना, चेंज भी कह सकते हो। तो चेंज करने की बात नहीं हो रही है, और सब्सटीट्यूशन तो होगा ना, तो आपको पता है ये आंसर आ जाएगा, द फ्रॉग अडेप्ट्स इटसेल्फ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द मैनेजमेंट इज नॉट बिवेयर ऑफ, देखो आपने कई बार कुछ लोगों के आप घर पे गए होंगे तो आपने ऐसा लिखा देखा होगा, बिवेयर ऑफ डॉग्स, देखा होगा आपने, बिवेयर ऑफ डॉग्स ऐसा लिखा देखा होगा आपने। इसका मतलब होता है कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। असल में उनको लिखना चाहिए इंसानों से सावधान, क्योंकि कुत्तों से ज्यादा खतरनाक तो इंसान होते हैं आजकल की दुनिया में, है ना। तो बिवेयर ऑफ हम लगाते हैं क्या करने के लिए? खतरे की चेतावनी देने के लिए, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है? द मैनेजमेंट इज नॉट बिवेयर ऑफ दिस फैक्ट, कि मैनेजमेंट इस फैक्ट के बारे में नहीं जानता, मैनेजमेंट को इस फैक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। तो जानकारी ना होने को क्या बोलते हैं, या होने को क्या बोलते हैं? अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब जागरूक होना, जागरूक होना या फिर जानकारी होना। तो द मैनेजमेंट इज नॉट अवेयर ऑफ, मतलब मैनेजमेंट को जानकारी नहीं है ऑफ दिस फैक्ट, इस फैक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बिवेयर ऑफ नहीं होगा, ना बिवेयर टू होगा, ना वॉचफुल विद होगा, ना अवेकिंग टू होगा। अवेक का मतलब तो क्या होता है? जागना, ठीक है, जगाना भी होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अवेयर ऑफ। सिंपल सी बात कही जा रही है कि मैनेजमेंट को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो द मैनेजमेंट इज नॉट अवेयर ऑफ, ठीक है। आगे बढ़े, ये क्या लिखा है मैंने? 35, चलो इसको सही कर दूंगा मैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट, वही आपको अंडरलाइंड वाले को सही करना है या चेंज करना है।
वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। देखो ईच अदर हम लगाते हैं, जब हम बात कर ईच अदर हम लगाते हैं फॉर टू, दो के लिए, और वन अनदर हम लगाते हैं फॉर मोर देन टू। ये आपको पता होगा, फॉर मोर देन टू। जब दो की बात करें तो क्या लगाते हैं ईच अदर, और जब दो से ज्यादा की बात करें तो क्या लगाते हैं वन अनदर। मीनिंग क्या होता है इनका? मीनिंग होता है आपस में, एक दूसरे को, या एक दूसरे से। जैसे होता है ना कि हमें, जैसे दो लोग हैं मान लो, और मैं बोल रहा हूं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? वी शुड हेल्प ईच अदर। दो लोग हैं, अगर मान लो पूरा ग्रुप है 10-12 लोगों का, और मैं भाषण दे रहा हूं कि भाई हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? वी शुड हेल्प वन अनदर। ध्यान रखना। तो ईच अदर लगाते हैं दो के लिए, वन अनदर लगाते हैं दो से ज्यादा के लिए। तो गलती तो है इसमें, तो ये तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि गलती है। हेल्प म्यूचुअली नहीं होगा, हेल्प वन अनदर होगा। ठीक है, हेल्प ईच वन भी नहीं होगा। क्या होगा? सिंपल मैंने बताया, वन अनदर, यानी कि एक दूसरे की सहायता। ठीक है। दर्शन विस्ट, दर्शन की ऐसी इच्छा थी, दर्शन विश, दर्शन ने ऐसी इच्छा कही। ही हैडंट, हैडंट क्या है? हैड प्लस नॉट है ना ये। ही हैडंट वेंट। भाई हैड के साथ आप जानते हो, बच्चा बच्चा जानता है कि हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो। ठीक है। हैड के डायरेक्ट बाद अगर आप एक वर्ब लगा रहे हो तो वो क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको पता है वेंट जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर वेंट की जगह पर क्या आना चाहिए? गॉन आना चाहिए। तो दर्शन विस्ट, तो एरर बताना किस पार्ट में है। तो दर्शन विस्ट ही हैडंट, इसमें तो नहीं है। वेंट इसी वाले पार्ट में एरर है, क्योंकि वेंट की जगह पर गॉन आना चाहिए, तो इसी पार्ट में एरर है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है एरर आपका टू में। ठीक है, आगे बढ़ो। किरण हैड अ शॉर्ट, किरण हैड अ शॉर्ट डैश एज अ राइटर, कि एक राइटर के तौर पर किरण का अ डैश व्हाट, एक डैश क्या था, तो उसके लिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए। देखो मीनिंग आपको, सबसे पहला वर्ड क्या दे रखा? केरेस। करेस का क्या मतलब होता है? करेस का मतलब होता है, मतलब कैसे ना, प्यार से किसी को, प्यार से किसी के सर पे हाथ फेरना, या प्यार से किसी के साथ पेश आना, कहते हैं ना बहुत ज्यादा परवाह करना, उसको बोलते हैं करेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्यार से स्पर्श करना, दुलारना जिसको बोलते हैं ना, दुलारना, दुलार करना, उसको बोलते हैं करेस। ठीक है, आप इसकी मीनिंग लिख लेना, प्यार से, दुलार से, स्पर्श करना। ठीक है। केयरर कौन होता है? जो किसी की केयर करता है, किसी का ध्यान रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना ध्यान नहीं रख पाता, जो मेंटली या फिर फिजिकली कह सकते हो स्टेबल नहीं है, तो उसका ध्यान रखने के लिए एक व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं केयरर। करियर आपको पता है, करियर का मतलब क्या होता है? करियर का मतलब क्या होता है? मतलब लाइफ का एक टाइम स्पेन। करियर बोलते हैं ना कि मेरे को इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, भविष्य बनाना है, करियर बनाना है। ठीक है, तो करियर। और कैरियर का मतलब क्या होता है? कैरियर का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना एन एयरक्राफ्ट कैरियर, क्या बोलते हैं? एन एयरक्राफ्ट कैरियर। तो मतलब कैरियर का मतलब क्या हो गया? ढोने वाला, ढोने वाला, सामान ढोने वाला। एक मतलब साइकिल के पीछे जो सीट लगी होती है वो असल में क्या है? साइकिल का कैरियर है, जिसके ऊपर आप सामान रख के ले जाते हो। तो कैरियर का मतलब सामान को ढोने वाला। समझ में आ रहा है? तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा? किरण का एक शॉर्ट क्या होगा? करियर होगा। कि किरण का एक राइटर के तौर पर क्या था? छोटा सा करियर था। ठीक है। केयर का मतलब पता लग गया, ध्यान रखने वाला। कैरेस का मतलब पता लग गया क्या होता है? प्यार से दुलार करना, पुचकारना। और कैरियर का क्या मतलब होता है? ढोने वाला। ठीक है, सामान को ढोने वाला। साइकिल के पीछे जो होता है वो क्या होता है? साइकिल कैरियर, वो करियर नहीं होता। ठीक है। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आपको वो बताना है पार्ट इन चारों में से जिसमें एरर है। ऑल एनिमल्स में कोई एरर है? नहीं है। इज द मोस्ट, कोई एरर है? नहीं है, सुपरलेटिव के साथ द आ रहा है। फेरोशियस ऑफ, फेरोशियस का मतलब क्या होता है? एंग्री, बहुत ज्यादा एंग्री। एन, एन लॉइन, इसमें गलती, ये तो देखो बालक भी बता देगा छोटा सा कि ए कब आता है, एन कब आता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ठीक है, बता इसलिए रहा हूं ताकि आपके काम आ जाए। आपने छोटी क्लासेस के अंदर वर्णमाला पढ़ी होगी, हिंदी वर्णमाला। छोटी सी बात बता रहा हूं, आप उसके बाद ना कभी ए और एन में गलती नहीं करोगे। ये मेरा तरीका बताने का, समझो। देखो जो उसमें आप मात्राएं पढ़ते हो, अ से लेकर अह तक पढ़ते हो ना, ई उ ऊ ए ऐ। ठीक है, तो उनके साथ में हमेशा हम एन लगाते हैं। अभी समझाऊंगा क्या कह रहा हूं मैं। और क से लेकर ज्ञ तक हम क्या लगाते हैं? अ लगाते हैं। अब मेरे समझाने का असल में क्या मतलब है, देखो। जैसे मान के चलो मैंने यहां पर आपको एक वर्ड दे दिया एमएलए, और मैं आपसे कहता हूं कि बताओ यहां पर ए आएगा या एन आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे ये क्या लिखा है? एमएलए। तो जब मैं इस एमएलए को शब्द में लिखूंगा, मीनिंग नहीं, इसी को ऐसी शब्द में लिखूंगा हिंदी में, तो मैं कैसे लिखूंगा? एम एल ए। तो आपको बस इसका जो पहला वाला क्या है अक्षर है, बस वो देखना है कि ये जो है पहला अक्षर ए, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। तो आप कहोगे सर ये तो इसमें आएगा मात्राओं में, तो मात्राओं में आने का मतलब एन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एन एम एल ए।
सिंपल, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैं अगर इसी को, अगर मैं इस एमएलए को पूरा एक्सप्लेन करके लिख दूं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर मैं लिख दूं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, अब बताओ क्या आएगा। तो अब आप कहोगे सर अब तो ए आएगा, पता है क्यों? क्योंकि अब आप इसको ना क्या पढ़ोगे, मेंबर। अब आपका साउंड क्या आ रहा है, मेंबर, ऐसे पहला क्या आ रहा है, मां आ रहा है, और मां किस में आता है, क से ज्ञ के बीच में, तो अब यहां पर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं बोलूं कि यहां पर है एफ आई आर, एफ आई आर, बताओ यहां पर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर आ आएगा, क्यों? क्योंकि जब आप, सॉरी एन आएगा, क्यों? क्योंकि जब आप लिखोगे एफ, तो एफ में पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, जो कि इसमें आता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एन। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको पता है एन लॉयन नहीं होगा, क्या होगा, अ लॉयन, क्योंकि लॉयन में ल आ रहा है पहले, और ल किस में आता है, इस बीच में आता है, तो यानी कि अ लॉयन। ठीक है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कि कौन सा वो स्टेटमेंट है चारों में से जो ग्रामेटिकली करेक्ट है फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस। पहला, इट इज अ नाइस पार्टी, ये एक बहुत ही अच्छी पार्टी है। ठीक है, आई एम एंजॉइंग द पार्टी, और मैं पार्टी एंजॉय कर रहा हूं। इट इज अ पार्टी, ये एक पार्टी है। आई एम एंजॉइंग एन पार्टी, ये तो वैसे भी गलत है, क्योंकि पार्टी से पहले ए आएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब आप पार्टी को लिखोगे पार्टी, तो पहले प आ रहा है, और प आपको पता है क से ज्ञ के बीच में आता है, तो क से ज्ञ के बीच में आने का मतलब ए आएगा। तो इट इज अ पार्टी, आई एम एंजॉइंग अ पार्टी। और वैसे भी एक चीज और ध्यान रखना मेरे भाई, मान के चलो जब आप एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस या कोई एक स्टोरी मेकिंग कर रहे हो या एक पैसेज लिख रहे हो, उस पैसेज में जब आप एक नाउन को, सुनना ध्यान से, जब आप एक स्टोरी या पैसेज लिखते हो या स्टेटमेंट लिखते हो, तो उसमें जब आप किसी नाउन को पहली दफा यूज करते हो ना, तो वहां पर जरूरत के हिसाब से ए एन द कुछ भी आ सकता है, जरूरत के हिसाब से। वो जब टॉपिक में आपको कराऊंगा तो समझाऊंगा कि पहली बार जब आप किसी नाउन को यूज कर रहे हो, तो वहां पर अ भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, द भी, डिपेंड करता है उसके यूज पे। लेकिन ध्यान रखना, अगली बार अगर आप उस नाउन को दोबारा यूज करते हो, तो जितनी भी बार आप उस नाउन को रिपीट करोगे ना आगे, उतनी बार क्या लगता जाएगा, द, क्या लगता जाएगा, द, क्या लगता जाएगा, द। पहली बार में कुछ भी आ जाएगा, यूज पे डिपेंड करेगा, लेकिन सेकंड या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम जितनी बार भी वो आता जाएगा, उतनी बार द लगता जाएगा। तो इट इज अ पार्टी, ये एक पार्टी है, आई एम एंजॉइंग अ पार्टी। अगर ये भी, अगर इसके पहले भी अ लगा रहे हो, तो मतलब ये पार्टी अलग है, ये पार्टी अलग है, समझ रहे हो? तो यहां पर आपको वैसे भी द लगाना पड़ेगा कि ये एक पार्टी है, और मैं इस पार्टी को, क्योंकि जो जिस पार्टी की आप बात कर रहे हो, एंजॉय भी तो उसी पार्टी को कर रहे हो ना, यानी कि वही पार्टी जिसका पहले आप जिक्र कर चुके हो। तो जब भी आप सेकंड या थर्ड टाइम फोर्थ टाइम जब भी आप जिक्र करोगे उसका वापस से, तो हमेशा द लगाते हैं, तो गलत है ये। इट इज पार्टी, देखो ये नाउन है, नाउन से पहले कोई ना कोई तो डिटरमाइनर आना चाहिए ना, ए एन द, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। इट इज अ पार्टी या इट इज अ नाइस पार्टी आना चाहिए ना, आई एम एंजॉइंग अ पार्टी। और देखो ये वैसे भी गलत है, क्योंकि द आएगा यहाँ पर, क्योंकि वही पार्टी आप दोबारा से जिक्र कर रहे हो उसका, तो ये भी गलत है। इट इज द पार्टी, देखो पहली बार ही आया ना पार्टी, तो अभी और कोई स्पेसिफिक भी नहीं है ऐसा। और वैसे भी देखो आगे भी गलती है, पार्टी से पहले एन दे रखा है, एन तो कतई नहीं आ सकता, तो ये भी क्या है, गलत है। इकलौता सही है ये वाला, देखो इट इज अ नाइस पार्टी, देखो यहाँ पर पार्टी से पहले क्या है, अ नाइस, है ना, अ नाइस, अ दे रखा है यहाँ पर। आई एम एंजॉइंग द पार्टी, और यहाँ पर पार्टी से पहले द क्यों दे रखा, क्योंकि ये वही पार्टी जिसकी मैं यहाँ पर बात कर चुका हूं, तो सेकंड टाइम जिक्र किया मैंने तो द लगा दिया। तो ये छोटा सा आर्टिकल का पहलू है जो आपको याद रखना है आगे से। ठीक है, अगला, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड, इसमें आपको बताना है एरर। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राइड टू सबमिट द प्रपोजल्स ऑन टाइम। अभी मैंने आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा अभी A to Z बैच में, लेकिन हाँ इसके बारे में मैं आपको बता जरूर चुका हूं पहले भी। देखो ध्यान रखना, कंडीशनल सेंटेंसेस के 3 इंपॉर्टेंट क्लॉजेस बता रहा हूं अभी फिलहाल यहां पर, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉजेस, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लॉज नंबर 1, देखो पहले आपको पता है 2 क्लॉज होते हैं इसमें, एक होता है इफ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज, 2 क्लॉज होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं ऐसे, यहां पर हम लिख देते हैं इफ क्लॉज, और यहां पर हम लिख देते हैं ऐसे करके मेन क्लॉज। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। पहला, अगर आपका इफ क्लॉज, अच्छा इफ क्लॉज होता क्या है, ऐसा क्लॉज जिसके अंदर इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, ठीक है, ये सब आ रखा होता है। मतलब जिसके अंदर कंडीशन दिखाई जाती है। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक कंडीशन रखी जाती है, अगर मैं दिल्ली आता हूं तो तुमसे जरूर मिलूंगा, तो मिलने की कंडीशन है ना कि पहले मैं दिल्ली आऊंगा, तो इसमें ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आपको दिखाई दे जाए, तो जिस क्लॉज में कंडीशन रखी जा रही है कि अगर मैं दिल्ली आता हूं तो तुमसे मिलूंगा, तो कंडीशन किस में रखी जा रही है, अगर मैं दिल्ली आता हूं, तो इस क्लॉज को बोलेंगे कंडीशनल क्लॉज, या फिर कह सकते हो इफ क्लॉज। ठीक है, तो अगर आपका इफ क्लॉज, ध्यान रखना, इफ क्लॉज अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर कह सकते हो सिंपल प्रेजेंट में है, तो
आपका जो मेन क्लॉज होगा वो किससे बनेगा, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको आप क्या बोलते हो, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर आपका इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में है, किसमें है, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का मतलब या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से बन रहा होगा, या तो वॉज वर्ब से बन रहा होगा, या तो डायरेक्ट वर्ब से बन रहा होगा, केवल वर्ब, ध्यान रखना, अभी समझाऊंगा आगे मैं इसको भी। तो उसमें जो आपका मेन क्लॉज बनेगा, उसमें आपका मेन क्लॉज बनेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और थर्ड क्लॉज है कि अगर आपका इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट से बनेगा, किससे बनेगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका जो मेन क्लॉज है वो किससे बनेगा, वुड, वुड के साथ आ जाएगा हैव, और हैव के साथ आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्लॉजेज है मेरे भाई, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं एक एक एग्जांपल करवा दूं इसके, अगर कहीं जगह खाली हो। चलो एक चीज और बताता हूं, छोटी सी, ध्यान रखना, यहीं पर करवा देता हूं यार मैं, चलो यहीं पर छोटा छोटा सा मैं लिखवा देता हूं, एक एक एग्जाम्पल करवाता हूं। जैसे कि पहला, इफ आई कम टू दिल्ली, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल श्योरली मीट यू। देखो अगर मैं दिल्ली आता हूं तो तुमसे जरूर मिलूंगा, आपको पढ़कर ही पता लग रहा है कि कंडीशन है, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस है। और उसमें जो ये वाला क्लॉज है जिसमें इफ आ रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इफ क्लॉज। अब आप देखो आपका जो इफ क्लॉज है वो किस में दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है, क्योंकि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मेन क्लॉज होगा वो किससे बनेगा, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल श्योरली मीट यू, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, यानी कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सेकंड मैंने क्या बताया, सिंपल पास्ट, इफ आई फाउंड योर, या इफ आई सॉ यू, इफ आई सॉ यू आई वुड डेफिनेटली स्टॉप। इफ आई सॉ यू, अगर मैंने तुम्हें देखा होता, आई वुड डेफिनेटली स्टॉप, तो मैं जरूर रुका होता। तो देखो आपका जो इफ क्लॉज है वो किस में दे रखा है, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है सॉ, तो आपको पता है जो मेन क्लॉज बनेगा वो किससे बनेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई वुड डेफिनेटली स्टॉप, तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दो समझ में आ गया, ठीक है। और एक और सिंपल पास्ट का एक और भी तो बताया मैंने, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या तो क्या होगा, वर होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, वर वाला भी यहां पर एक एग्जांपल में लिखवा दे रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लिखना है यहां पर। देखो मैं अगर लिखूं, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरा सेंटेंस है ना बेसिकली, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर इमेजिनेशन की बात हो रही होती है। और आप ये भी अच्छे से जानते हो कि है तो असल में ये भी इफ क्लॉज, क्योंकि कंडीशन तो यहां पर भी है कि अगर मैं पक्षी होता, तो कंडीशन तो यहां पर भी है, लेकिन क्योंकि इमेजिनेशन में चला गया तो उसको इमेजिनरी बोलेंगे हम, ठीक है। तो इसमें देखो जो इफ क्लॉज है आपका वो किससे बन रहा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में, ये ध्यान रखना हमेशा जब भी इमेजिनरी सेंटेंस आप बनाते हो तो यहां पर कोई भी सब्जेक्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां पर हमेशा वर होगा, हमेशा वर होगा, ध्यान रखना। तो इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। तो देखो अगर ये सब्जेक्ट प्लस वर है, जो कि मैंने आपको बताया ये वर होगा, यानी कि सिंपल पास्ट, तो आगे वुड प्लस V1 से बनेगा। तो देखो वुड प्लस V1 से बन रहा आई वुड फ्लाई। अब यहां पर समझाने वाली बात क्या है, जब भी इमेजिनरी वाला बने, यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर बने, तो ध्यान रखना इसको बनाने का एक और तरीका होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसी को कैसे बना सकते हो, यहीं पर लिख रहा हूं मैं। आप इस इफ को हटा सकते हो, अगर इफ के साथ में वर लग रहा है कंडीशनल क्लॉज में, तो आप क्या कर सकते हो, इफ को हटा सकते हो और वर को पहले लिख सकते हो, वर, और आई को बाद में, यानी कि सब्जेक्ट को बाद में, ठीक है। यानी कि पहले वर लिख दो, फिर आप क्या लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो, वर आई अ बर्ड, क्या लिख सकते हो, वर आई अ बर्ड, उसके बाद सेम, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, सेम वर आई। मतलब आपने क्या किया, इफ को हटाकर इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया। ये बिल्कुल वही मीनिंग दे रहा है जो ऊपर वाला दे रहा है, एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर वाला मीनिंग दे रहा है वही नीचे वाला मीनिंग दे रहा है, वर आई अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भाई अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या लग रहा है, इन्वर्जन, एक टॉपिक होता है इन्वर्जन, इंग्लिश के अंदर समझाऊंगा आपको। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आते हो लेकिन वो इंटेरोगेटिव नहीं बनता,
भाई नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जब आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाते हो तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है, लेकिन इन्वर्जन में वो इंटरोगेटिव नहीं बनता, ध्यान रखना। तो इन्वर्जन लग जाता है यहाँ पर, इसको आप सिंपल याद रखना। अब इतना आपने कर लिया, अब मैं लास्ट एग्जाम्पल करवा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट वाले का, यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरे भाई, यहाँ पर लिखवा रहा हूँ मैं थर्ड वाले का, कैसे लिखवा रहा हूँ, इफ शी हैड टोल्ड मी आई वुड हैव श्योरली हेल्प हर। अगर उसने मुझे बताया होता, भाई कंडीशन तो यही है ना कि अगर उसने बताया होता, मतलब एक ऐसा काम होता है यहाँ पर जो कभी हुआ ही नहीं, ध्यान रखना, इसमें एक ऐसा काम होता है जो कभी हुआ ही नहीं। इफ शी हैड टोल्ड मी, अगर उसने मुझे बताया होता, आई वुड हैव श्योरली हेल्प्ड हर, तो मैंने उसकी जरूर मदद की होती। तो देखो आपका जो इफ क्लॉज है वो कैसे बन रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट से। तो आपका जो मेन क्लॉज बनेगा वो किससे बनेगा, वुड के साथ, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि देखो वुड के साथ, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेम चीज इसमें भी है, इसमें भी इन्वर्जन लगाते हो आप। इन्वर्जन लगाने का तरीका मैंने बताया कि यहां पर इफ हट जाएगा और क्या कर दोगे, इसको आप चेंज कर दोगे, इन्वर्जन लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, हैड शी टोल्ड मी, हैड शी टोल्ड मी, उसके बाद सेम, आई वुड हैव श्योरली हेल्प हर, यानी कि जो मीनिंग ऊपर वाले की वो सेम मीनिंग नीचे वाले की, रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, ध्यान रखना। इफ को हटाकर मैंने इन्वर्जन लगा दिया और दोनों की मीनिंग बिल्कुल क्या है, सेम है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में पूरा आ गया होगा, ठीक है। इस पूरे को मैं मिटा देता हूं। अब आप मुझे बताओ एरर क्या है। देखो जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें आप ढंग से देखोगे तो आपको इफ क्लॉज दिखाई देगा, ये वाला इफ दे ऑल ट्राई, ये वाला इफ क्लॉज है, ठीक है। और इससे पहले जो है जाहिर सी बात है मेन क्लॉज होगा ये। तो आपका जो मेन क्लॉज है वो देखो, पहले आपका इफ क्लॉज देखो किसमें दे रखा है, इफ दे ऑल ट्राइड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब ये क्या है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट। तो आप ये कह सकते हो कि भाई हमारा जो मेन क्लॉज होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वुड बी, आप ऐसे कर दोगे कि भाई वुड भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि वुड भी हो सकता है। तो आप कहोगे सर ठीक है इसमें भी एरर हो सकता है ना, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी की जगह वुड भी हो सकता है, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि सर एक काम करो ना, इसको विल बी रहने दो, विल बी का मतलब ये क्या है, सिंपल फ्यूचर है। अगर हमारा मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होता है, हमारा जो मेन क्लॉज अगर सिंपल फ्यूचर में होता है, यानी कि विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है, तो आपका इफ क्लॉज किस में बनता है, सिंपल प्रेजेंट में बनता है। किस में बनता है, सिंपल प्रेजेंट में। यानी कि अगर आप इसको सिंपल फ्यूचर मानोगे तो ये वाला फिर सिंपल प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इफ दे ऑल ट्राइड की जगह पर इफ दे ऑल ट्राई, इफ दे ऑल ट्राई। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर क्या करें, हम इसको मतलब चेंज कर दे वुड प्लस V1 में, या सर हम इसको विल भी रहने दे और इसको हम चेंज कर दे प्रेजेंट में। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है वो, एक चीज को समझो जरा, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड, कि भाई तभी इंश्योर किया जाएगा इफ दे, अगर वो सब सबमिट कर देते हैं, अगर वो सब सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार के मतलब इमेजिनेशन की या ऐसे काम की बात नहीं हो रही जो कभी हुआ ही नहीं। सिंपल पास्ट का मतलब तो वो होता नहीं जो कभी हुआ ही नहीं। जैसे इफ आई सॉ यू, अगर मैंने तुम्हें देखा होता, इसका मतलब क्या है कि मैंने कभी देखा ही नहीं तुम्हें, काम हुआ ही नहीं। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि भाई फंड्स की अवेलेबिलिटी, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड, तब इंश्योर्ड हो पाएगी जब तुम ऐसा करते हो। मतलब यहां पर प्रॉपर एक कंडीशन रखी जा रही है, यहां पर किसी ऐसे काम के बारे में नहीं बताया जा रहा जो कभी हुआ ही नहीं। यहां पर बताया जा रहा है कि फंड्स की अवेलेबिलिटी तभी होगी जब इंश्योर होगा, इंश्योर होगी जब दे ऑल ट्राई, जब वो सारे ट्राई करेंगे सबमिट करने का, क्या सबमिट करने का, प्रपोजल को। समझ में आ रहा है। तो यानी कि यहां पर कोई भी ऐसे काम की बात नहीं हो रही जो कि मतलब कभी हुआ ही नहीं। यहां पर तो बोला जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको तो भैया आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, इसको पास्ट करने का मतलब वही बन जाएगा ना, ऐसा काम जो हुआ ही नहीं। लेकिन वैसी तो बात नहीं हो रही है, यानी कि ये अपनी जगह पर ठीक है सिंपल फ्यूचर। अगर मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में है तो इफ क्लॉज किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में। यानी कि भैया ये किससे बनेगा, दे ऑल ट्राई। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राइड की जगह पर इफ दे ऑल ट्राई, ठीक है। अगला, इसमें तो वर्ड्स का खेल है भाई, ध्यान रखो किसका क्या मतलब होता है। पहले तो मीनिंग पता होनी चाहिए। पॉल का क्या मतलब होता है, टू बिकम, इसको मिटाऊं पहले, टू बिकम लेस इंटरेस्टिंग, टू बिकम लेस इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट। मतलब कोई चीज धीरे धीरे कम इंटरेस्टिंग या कम इंपॉर्टेंट होती जा रही है, इसको बोलते हैं पॉल। पॉल एक वर्ब है। पेल का मतलब क्या होता है,
जब बीमारी की वजह से पीला पड़ जाता है ना कोई इंसान, तो उसको बोलते हैं पेल। ठीक है, पील का मतलब क्या होता है? छीलना, संतरा छीलना, केला छीलना, सेब छीलना, उसको बोलते हैं पील। और पेल का मतलब क्या होता है? बाल्टी। तो आप मुझे बताओ, द पेशेंट, देखो पेशेंट की बात हो रही है तो बिना सोचे समझे पीला, क्योंकि बीमारी की वजह से इंसान पीला पड़ता है। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ो। इट इज रिपोर्टेड दैट शी हैज विन, आपको पता है हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो शी हैज वॉन होगा, तो शी हैज वॉन, ये रहा, खत्म। हैड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये नहीं हो सकता। शी विल वॉन, विल एक मॉडल है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, नहीं हो सकता। करेक्शन तो होगा ही होगा, ये आंसर है इसका। इसमें आपको बताना क्या आएगा, देखो सेम चीज आपको पता है, टू के बाद क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं इसको कि नहीं कहते हैं? तो टू फूलिंग नहीं होगा, देखो ये भी आईएनजी है, नहीं हो सकता, ये भी आईएनजी है, नहीं हो सकता, ये भी आईएनजी है, नहीं हो सकता, इकलौता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अगला, करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड, देखो सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल, करण ने रेस्टोरेंट में कॉल किया ये पूछने के लिए कि क्या वो टेबल रिजर्व कर सकता है कल के लिए, यानी कि घटना पास्ट की है। करण ने कॉल किया, वो देख, कुड किस में आता है? पास्ट में आता है ना। कुड जो है कैन का पास्ट होता है, बात पास्ट की चल रही है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम तब लगाते हैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम तब लगाते हैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मान भी लेते हो तो आप अच्छे से जानते हो कि ये जो सब्जेक्ट है करण, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब में एस ई एस कंपल्सरी होता है, तो वैसे भी यहाँ पर कॉल्स आना चाहिए था। समझ में आ रहा है? कॉल्स आना चाहिए था। तो वैसे भी आपको पता गलती तो इसी पार्ट में, अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी मानते हो तो वो गलती इसी पार्ट में, हालांकि प्रेजेंट डेफिनेट नहीं, यहाँ पर पास्ट आएगा क्योंकि घटना पास्ट की है, तो करण कॉल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण कॉल्ड द रेस्टोरेंट, यानी कि ये तो कंफर्म है कि इसी पार्ट में एरर है, ये रहा, इस पार्ट में एरर है। ही वॉज कॉम्प्लीमेंट, क्या करना है? अप्रोप्रिएट होमोनिम, होमोनिम लगाना है आपको ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, देखो एक होता है कॉम्प्लीमेंट, दोनों होमोनियम्स हैं, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? तारीफ करना, प्रशंसा करना। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरा करना। जैसे मैथ्स में आप पढ़ते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे मैं पूछूं कि भाई 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो दोनों मिलकर 90 बना दे, तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी को पूरा करना, कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे बोलते हैं ना कि ये बुक ले जाओ और ये बुक इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये इसकी पूरक है, मतलब इसके बिना इसका कोई मतलब नहीं है, ये इस बुक को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड, तारीफ की बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, जिस जैसा उसका अपीयरेंस था उसके लिए उसको कॉम्प्लीमेंट मिला। हिज शर्ट डैश हिज ट्राउजर, उसकी जो शर्ट थी ना उसके ट्राउजर को क्या कर रही थी? कंप्लीट कर रही थी, पूरा कर रही थी, मतलब उसकी उसका ट्राउजर अच्छा था लेकिन उसकी जो शर्ट थी उसके ट्राउजर को क्या कर रही थी? कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, मतलब दोनों मिलकर एक अच्छा पेयर बना रहे थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये वाला कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है पास्ट में चल रहा है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड, कंपीटेड नहीं, कॉम्प्लीमेंट तो है लेकिन इसका सेकंड फॉर्म आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ही प्रोमिस्ड देम दैट ही वुड श्योर रिपे, ही वुड श्योर रिपे, देखो रिपे का मतलब क्या होता है? चुका देना। आपको अच्छे से पता है कि जो श्योर है इस रिपे को क्वालिफाई कर रहा है, कर रहा है क्वालिफाई। सिंपल सी चीज है कि भाई ही वुड श्योर रिपे, कि वो जरूर, श्योर का मतलब निश्चित रूप से चुका देगा, यानी कि ये जो वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? रिपे को, यानी कि चुकाने को, चुका देगा। कैसे चुका देगा? निश्चित रूप से। तो मतलब जो श्योर है वो चुकाने को क्वालिफाई कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ ना कि भाई अगर ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, और रिपे आपको पता है एक वर्ब है, तो जो शब्द किसी वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो एक एडवर्ब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई शब्द किसी वर्ब को क्वालिफाई करे तो वो एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब हमारा श्योर नहीं होता, एडवर्ब हमारा क्या होता है? श्योरली। तो यहां पर क्या आ जाएगा? श्योरली रिपे। तो एरर किस में है? इसी वाले पार्ट में है, श्योर की जगह पर श्योरली आ जाएगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल, मतलब आर्टिकल आपको बताना है किस में अच्छे से यूज हो रखा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारा समझाया था, ए एंड द, तो शी इज अ इंडियन नहीं आएगा, एन इंडियन आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंडियन में ई आता है जो कि मात्राओं से शुरू होता है। ठीक है, शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपियन, देखो यूरोपियन को कैसे लिखेंगे हिंदी में? जब लिखेंगे यूरोपियन, तो ये जो य है ये क से ग के बीच में आता भी बताया था मैंने, तो आ जाएगा, तो ये तो ठीक लग रहा है। शी इज अ इंडियन, गलत है, एन इंडियन। शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू एन यूरोपियन नहीं होगा, अ यूरोपियन होगा, अभी मैंने आपको बताया, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर कौन सा है आपका? बी। इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया ए और एन के बारे में बढ़िया तरीके से, कि बस आपको हिंदी में लिखकर देख लेना है कि पहला वाला जो वो मात्राओं में आ रहा है या फिर व्यंजन में आ रहा है क से गया में,
उसके हिसाब से आपको देखना है। द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ द डैश कन्विक्ट हु हैड किल्ड मैनी पीपल, कि पुलिस जो थी ना वो हाई अलर्ट पे थी, किस वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ द डैश कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब जो आरोपी था, रन आफ्टर का मतलब क्या होता है, पीछा करना, रन आफ्टर का मतलब क्या होता है, पीछा करना। तो आरोपी किसी का पीछा थोड़ी करेगा, आरोपी तो भागेगा ना, आरोपी थोड़ी किसी का पीछा करेगा। वॉक अवे का मतलब क्या होता है, वॉक अवे का मतलब होता है कि जब आप किसी सिचुएशन को जब आप किसी सिचुएशन का सामना नहीं करना चाहते, आप सिंपली वहां से वॉक अवे कर जाते हो। बोलते ना कि बस बस तेरे को यही आता है, वॉक अवे करना आता है, तू बात मत कर, सोल्यूशन मत निकाल, बस तू वॉक अवे कर जा। तो वॉक अवे का मतलब क्या होता है, किसी सिचुएशन को अवॉइड करना, ठीक है, टू अवॉइड अ सिचुएशन, टू अवॉइड अ सिचुएशन। आता हूं थोड़ी देर। इलप, इलप का मतलब क्या होता है, घर से भाग जाना, घर से भाग जाना। बेसिकली पर्पस क्या होता है, शादी के लिए, शादी के लिए। कनेक्ट करना भूल गया मैं, दिन स्विच ऑन कर देना वहां से, लाओ दे दो। हम्म, आया बस 5-10 मिनट। ठीक है भाई, तो इलप का मतलब होता है घर से भाग जाना, शादी के पर्पज से लड़का लड़की भाग जाते हैं, ठीक है। और रन अवे का मतलब क्या होता है, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, या फिर कह सकते हो आउट ऑफ कंट्रोल। रन अवे का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल, या फिर भागा हुआ भी कह सकते हो, भागा हुआ। तो अगर अपराधी है तो मतलब जाहिर सी बात है भागा हुआ होगा, या आउट ऑफ कंट्रोल अपराधी होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रन अवे। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, किसी की पकड़ से, किसी की गिरफ्त से भाग जाना, तो रन अवे आ जाएगा। शी ऑलवेज इनवाइट, देखो शी ऑलवेज इनवाइट, आपको पता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट बनाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। और वैसे भी ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज होता है, तो आप अच्छे से जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो वर्ब में क्या लगाते हैं, एस ई एस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लगाते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर क्या लग जाएगा, एस, क्योंकि वर्ब के लास्ट में एस एच ओ एक्स अगर होता तो ई एस लगाते हैं, नहीं है तो एस, तो शी ऑलवेज इनवाइट्स मी होगा, ना कि इनवाइट मी। तो एरर किस में है, इसमें है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इसलिए शुरुआत मैंने थोड़ी स्लो करी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है अंडरलाइन वाले को, कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम, यानी कि आजादी के कंसेप्शन की बात हो रही है। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जो भारत की आजादी का आंदोलन था, सॉट टू एस्टैब्लिश, उसने कोशिश करी एस्टैब्लिश करने की, द कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम एंड सोशल वेलफेयर, कि मतलब आजादी का कंसेप्शन और सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक भलाई का जो विचार है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की, एज द गोल्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, कि स्वतंत्र भारत का मतलब एक गोल क्या है, कि मतलब हमारा आज़ादी का एक कंसेप्शन होना चाहिए, हमारा सोशल वेलफेयर अच्छा होना चाहिए, रिजल्टिंग इन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और इसी का रिजल्ट ये निकला कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमें अपने संविधान में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि डीपीसीपी जिसको बोलते हैं, वो देखने को हमें मिला, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सब्सटीट्यूट करना है। तो कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है, तो मेथड्स टू सिंपैथाइज, सिंपैथी की कहीं पर बात नहीं हो रही है, सिंपैथाइज करने की कहीं पर बात नहीं हो रही है। सिंपैथाइज का मतलब क्या होता है, सहानुभूति करना। देखो एक होता है सिंपैथाइज, एक होता है एम्पैथाइज, और एक होता है एपैथी या एपैथाइज कह सकते हो, ठीक है। देखो एपैथी भी होता है, नाउन जो होता है उसका एपैथी, इसका होता है सिंपैथी, इसका होता है एम्पैथी। एक सेकेंड। देखो कई जगह पर स्पेलिंग जो है ना आपको जेड देखने को भी मिल जाता है, जेड ध्यान रखना। तो सिंपैथाइज का मतलब क्या होता है, सहानुभूति करना, ठीक है, सहानुभूति रखना, सहानुभूति रखना, ठीक है, सहानुभूति करना। एम्पैथाइज का मतलब भी वही होता है, सहानुभूति रखना, लेकिन ये जो होता है ना थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, ठीक है, स्ट्रांग, समझाता हूं कैसे। और एपेथाइज या एपेथी का मतलब होता है, मतलब कोई इमोशन ना दिखाना, ठीक है। आप कह सकते हो कि इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो शोइंग नो इमोशंस, ये कह सकते हो शोइंग नो इमोशन, कोई इमोशन ना दिखाना। समझो, समझाता हूं,
जैसे मान लो एक व्यक्ति आपके पास आया, आप पूरे फिजिकली फिट हो, आप जिम विम जाते हो अच्छे से, आप पूरे फिजिकली फिट हो, और एक व्यक्ति आया जो थोड़ा सा फैट है और आके आपके पास रो रहा है कि यार मेरे को लोगों ने चिढ़ाया, लोगों ने मेरे को मतलब मारा पीटा और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं मोटा हूँ। तो आप बोल रहे हो कि भाई कोई बात नहीं, मैं आई सिंपेथाइज विद यू, समझ रहे हो, मतलब मैं तुमसे सहानुभूति रखता हूँ। तो आपने सिंपेथाइज क्यों बोला? क्योंकि आप केवल सहानुभूति रख रहे हो, मतलब आप चलो रख रहे हो सहानुभूति, अच्छी बात है, लेकिन आप उस वो जो फील कर रहा है असल में आप तो वो फील नहीं कर पा रहे ना। आप केवल क्योंकि आपको वो जानने वाला है तो आप उसको मतलब सहानुभूति दे रहे हो, चलो ठीक है अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन मान के चलो आप भी मोटे थे किसी जमाने में, और जो चीज उसने देखी है वो चीज आपने भी फेस करी थी। अब जैसी वो आके आपको बोलेगा कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, अब आप उसकी बात को फील कर जाओगे, हाँ यार मैं तेरी बात समझ सकता हूँ। तो अब आप उसके साथ में क्या कर रहे हो? एम्पेथाइज कर रहे हो। तो एम्पेथाइज थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग इमोशन शो करता है। और एपेथाइज का मतलब आपने कहीं पर कोई एक्सीडेंट देख लिया, कुछ देख लिया, और आपने कोई इमोशन नहीं दिखाया, आप वहां से इग्नोर करके निकल पड़े, शोइंग नो इमोशन, कोई इमोशन आपने दिखाया नहीं, तो आपने एपेथाइज किया। एपेथी का मतलब नीरस भावना, ठीक है, मतलब न्यूट्रल, कोई इमोशन नहीं होना, ठीक है। तो सिंपैथाइज की बात नहीं हो रही है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी इसी की बात हो रही है। देखो यहाँ पर फ्रीडम की बात हो रही है ना, कॉन्सेप्शंस ऑफ फ्रीडम, तो यानी कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, आजादी की बात हो रही है। प्रोसीजर्स ऑफ फ्री माइंड की बात नहीं हो रही है, सिंबल्स ऑफ विक्ट्री की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, पढ़कर ही देख सकते हो, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी की बात हो रही है। पेमेंट्स कैन बी मेड बाय व्हाट? मेड बाय चेक। देखो चेक, आपको पता है चेक की स्पेलिंग ये होती है CHEQUE, ये होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना मेरे भाई। चीकी का मतलब क्या होता है बताओ? चीकी का मतलब होता है रूड, इसको रूड भी कहते हैं, रूड। यू आर सो रूड बोलते हैं ना, यू आर वेरी रूड। सो तो नहीं, सो तो गलत हो जाएगा। रूड का मतलब क्या होता है? रूड। रूड होता है, रूड होता है, बताओ रूड होता है। यू आर वेरी रूड, यानी कि शोइंग नो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट नहीं दिखाने वाला जो रूड है उसको क्या बोलते हैं? चीकी। चीक का मतलब आपको पता है क्या होता है? गाल। और चिक मतलब क्या होता है? चूजा, जो मुर्गी का बच्चा होता है ना उसको बोलते हैं। तो चेक, चेक से पेमेंट होगा, ये थोड़ी कि भाई आप पेमेंट किसी को चूजे के बच्चे से करोगे, भाई 2 चूजे के बच्चे ले लो और ये दे दो मुझे, ऐसा नहीं होता। आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव सम इनफ मनी, विल नॉट हैव सेव। आपको पता है हैव के बाद में क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? सेव्ड हो जाएगा। ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना, एरर किसमें है? इसमें है। यू आर द, आपको पता है देखो ये होमोनियम्स है। एयर का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। हेयर का मतलब क्या होता है? खरगोश। हेयर का मतलब क्या होता है? बाल। और हेयर का मतलब क्या होता है? यहां। तो यू आर द हेयर टू द थ्रोन, गद्दी की बात हो रही है। एंड शुड बिहेव इन सच अ मैनर, कि तुम इस गद्दी के क्या हो? वारिस हो, तुम इस गद्दी के उत्तराधिकारी हो, या तुम इस गद्दी के खरगोश हो, तुम इस गद्दी के बाल हो, तुम इस गद्दी के यहां हो, कुछ नहीं ना, तुम इस गद्दी के उत्तराधिकारी हो, तो खत्म। एयर मीनिंग पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। ही वॉज सो क्यूरियस दैट ही रोज मैनी, देखो एक होता है राइज, राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज, और थर्ड फॉर्म होती है राइज रोज राइजन। और एक होता है रेज, रेज की सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड। देखो राइज का मतलब क्या होता है? उगना, उगना या उठना, जब कोई चीज अपने आप से उगती है या उठती है, उगना या उठना। और रेज का मतलब क्या होता है? उठाना या बढ़ाना, तो बोलते हैं ना रेज द वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम बढ़ाओ, ठीक है। रेज योर हैंड, अपने हाथ उठाओ, ये तो नहीं बोलेंगे ना राइज योर हैंड, क्योंकि राइज का मतलब उठना है, उठाना नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई तुम बहुत सवाल उठा रहे हो, मेरे कैरेक्टर पे तुम बहुत सवाल उठा रहे हो, तो यू आर राइजिंग या यू आर रेजिंग? क्या बोलेंगे? यू आर रेजिंग। सवाल उठा रहे हो मतलब रेज कर रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो ही वॉज सो क्यूरियस दैट ही रोज मैनी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को उठाने की बात हो रही है तो भैया रोज नहीं आएगा, रोज तो इसकी सेकंड फॉर्म है ना राइज की, हमें पता है उठाने की बात हो रही है। जब प्रश्न को उठाया जाएगा तो राइज नहीं होगा, राइज मतलब उठना होता है, उगना होता है, जैसे सूरज उगता है ना, और हाथ हम उठाते हैं, प्रश्न हम उठाते हैं, तो उसमें रेज लगाते हैं। तो यहाँ पर रोज की जगह पर क्या आ जाएगा? रेज्ड आ जाएगा, रेज्ड, सेकंड फॉर्म रेज्ड, ठीक है। तो एरर किसमें है? मतलब सही कौन सा है? दैट ही रेज्ड, ये रहा, दैट ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस, खत्म। रोज नहीं आएगा, अभी तो मैंने आपको बताया गलत है, वैसे तो यहाँ पर मच भी गलत है, ठीक है। उसके बाद देखो अराउज का मतलब क्या होता है? अराउज का मतलब होता है जगाना, कोई भी किसी भी प्रकार की इमोशन या फीलिंग को जगाना। टू कॉज, आप ऐसे कह सकते हो उसकी मीनिंग, टू कॉज अ पर्टिकुलर रिएक्शन इन पीपल, रिएक्शन इन पीपल। अराउज का मतलब जागृत करना, किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन लोगों के मन में आपने जागृत कर दिया। कोई चीज आपने देखी और उसको देखकर आपके मन में एक रिएक्शन जग गया, तो उस चीज ने आपके मन में उस इमोशन को क्या किया? अराउज किया, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट।
देखो डिस्पोज का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना, किसी चीज से मुक्ति पा लेना। डिस्पोज, और डिस्पोज के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। ये फ्रेज है, याद रखना, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा या मुक्ति पा लेना, चाहे उसको बेच कर, चाहे उसको फेंक कर, कुछ भी करके आपने बस उससे मुक्ति पा ली। जैसे बोलते हैं ना कि यार ये पुराने सोफे से मुक्ति पाओ, इसको बेचो, फेंको, कुछ भी करो, मुक्ति पाओ, तो क्या बोलोगे, डिस्पोज ऑफ, इसको डिस्पोज ऑफ कर दो। तो डिस्पोज तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके साथ ऑफ भी आना चाहिए, तो ये रहा डिस्पोज्ड ऑफ, खत्म। कई बार एग्जाम में ना ये देता है डिस्पोज्ड ऑफ, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखना सिंगल एफ आता है, ठीक है। आपको बताना है इसको ब्लैंक में क्या आएगा, ब्लैंक को सही करना है, इंप्रूव करना है, ठीक है। द रिवर फ्लोइंग, देखो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद में V1 प्लस आईएनजी थोड़ी आता है, या तो इज एम आर होगा यहाँ पर, या वॉज वर, कुछ ना कुछ तो होगा ना, डायरेक्ट V1 आईएनजी थोड़ी आता है। वैसे भी बात किसकी हो रही है, एक ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो कॉन्टिन्यूटी को ना दिखाकर एक मतलब उसको दिखा रहा है, एक प्रेजेंट एक्शन को दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूटी को ना दिखाकर। जैसे कि द रिवर फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो नदी है इस ब्रिज के अंडर से बहती है, ये जो नदी है इस ब्रिज के अंदर से बहती है। तो यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर एक्शन को दिखा रहा हूं, मैं उसकी कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, देखो ये तो गलत है, आपको पता है, इसमें गलती तो है। इज फ्लोड नहीं होता, इज फ्लोड नहीं होता, ध्यान रखना। इज फ्लो, इसके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगाते हैं, जब पैसिव होता है। लेकिन आपको पता है ये एक्टिव है, क्योंकि नदी बह रही है और नदी सब्जेक्ट है, तो एक्टिव है, पैसिव तो नहीं है। पैसिव कब होता है, जब ऑब्जेक्ट मेन होता है। यहाँ पर द रिवर है और वही मेन है आपका, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। वॉज फ्लो, देखो वॉज के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती कभी भी, ठीक है। या तो आईएनजी आता है एक्टिव में, या तो V3 आता है पैसिव में। फ्लोज हो सकता है, द रिवर फ्लोज, द रिवर फ्लोज, क्योंकि देखो फ्लोज क्या है, फ्लो में एस लगा दिया, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया, मतलब क्या बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नदी जो है बहती है, ताहे तीहे ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे खत्म होता है, तो द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, ठीक है। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इट इज अ ओल्ड नहीं होता, एन ओल्ड होता है, क्योंकि ओल्ड जो है ना ओ से शुरू होता है, और आपको पता है अ से अ के बीच में आता है, बताया था ना अभी, तो एन आना चाहिए। इट इज ओल्ड, एन कुछ तो आना चाहिए ना भाई, नाउन से पहले कोई तो डिटरमाइनर आना चाहिए। इट इज द ओल्ड यूनिफॉर्म बट मेमोरेबल थिंग फॉर मी, भाई डायरेक्ट द नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी स्पेसिफिक यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हम। इट इज द ओल्ड यूनिफॉर्म बट मेमोरेबल थिंग फॉर मी, डायरेक्ट मतलब हम किसी स्पेसिफिक यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पर द नहीं आएगा। यहाँ पर सही क्या है, इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म, कि ये एक ओल्ड यूनिफॉर्म है, एक ओल्ड यूनिफॉर्म, बट लेकिन अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी। वैसे तो ये एक ओल्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन ये एक मेरे लिए क्या है, मेमोरेबल थिंग है, मेरे लिए एक क्या है, मेमोरेबल थिंग है ये। तो ग्रामेटिकली सही कौन सा है, ये वाला है। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और बाकी जो क्लास है वो कल मिलेगी आपको, सेकंड क्लास जो इसकी मिलेगी आपको। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, कल की क्लास में मिलेंगे। आई होप आपने चीज़ों को नोट किया होगा। A to Z की जो क्लास है नरेशन की अगली, वो आपको कल मिलेगी, ठीक है। और इसकी जो PDF है अभी मैं डाल दे रहा हूँ आधे घंटे के अंदर अपने टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सर्च करोगे इंग्लिश बाय रोशन, इंग्लिश बाय रोशन, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो भाई, मेंस की तैयारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से करो। और कल से मैं आपको जो वोकैब का टारगेट है अपने इसी टेलीग्राम पे देने वाला हूँ मेंस वालों को, कि आपको डेली कितने वोकैब्स और कौन कौन से वोकैब्स याद करने हैं। तो प्लीज़ वहाँ पर कंटिन्यू करना, क्योंकि आपके भले की बात है, ये मेरे भले की बात नहीं है। 9:30 हो चुके हैं, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना, कंटिन्यू करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए मेरे भाई, जय हिंद।